नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल में प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र। ये जो प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों, इसमें एक पुस्तक है हमारी जो पूरे प्रश्न पत्र में 50 नंबर की है और जिसका नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश का विभाजन उल्लासों में है और ये जो प्रथम उल्लास पढ़ रहे हैं हम। अब देखिए, प्रथम उल्लास में सबसे पहले हमने इष्ट देव सरस्वती की स्तुति की, उसके बाद मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए, उसके बाद काव्य की उत्पत्ति के कारण बताए कि किससे उत्पत्ति होती है काव्य की, और फिर उसके बाद विद्यार्थियों काव्य का स्वरूप बताया कि काव्य का स्वरूप क्या होता है, किसको काव्य कहते हैं, और फिर काव्य के भेद। तो मम्मट ने काव्य के 3 भेद माने हैं और उन 3 भेदों में विद्यार्थियों पहला उत्तम काव्य था। तो आपने उत्तम काव्य का लक्षण पढ़ा था, इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्याध्वनिर्वदयी कथितः, कि उत्तम काव्य वह होता है जिस काव्य में वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ अतिशयता युक्त होता है, जिसमें व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है, वह उत्तम काव्य होता है। और आपने एक उदाहरण पढ़ा था, निश्चेष्च्युत चंदनम स्तन तटम निर्मृष्ट रागो अधरो। तो ये पढ़ा था आपने। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय जो विभाजन है काव्य के भेदों में, मध्यम काव्य, जिसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? गुणीभूत व्यंग्य काव्य। और ये जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य है, अब आप देखिए इसमें क्या कहा है, क्या लक्षण दिया है। देखिए, गुणीभूत व्यंग्य काव्य किसको कहते हैं? गुणीभूत व्यंग्य काव्य उसको कहते हैं जिसमें व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ से कम प्रभावशाली होता है, जिसमें व्यंग्य अर्थ की वाच्य अर्थ से अधिक प्रधानता नहीं होती है। जिस काव्य में वाच्य अर्थ का चमत्कार व्यंग्य अर्थ से अधिक होता है, उस काव्य को कहते हैं हम गुणीभूत व्यंग्य। और देखिए, यही कहा है कि अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम। क्या कहा विद्यार्थियों? कि अतादृशी ये लक्षण है काव्य का विद्यार्थियों, और ये वृत्ति है। तो क्या कहा? अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम। कि अतादृशी, अतादृशी का तात्पर्य होता है, देखिए यहां खुद ने कहा है वाच्याद अनतिशयनी, कि जिस काव्य में वाच्य अर्थ से अतिशयता युक्त नहीं हो तो उसको कहेंगे अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम। कि ऐसा नहीं होने पर गुणीभूत व्यंग्य होता है, और व्यंग्येतु मध्यमम, और वह मध्यम काव्य कहलाता है। क्या कहा? कि अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम, कि इस प्रकार का जो नहीं होता है। किस प्रकार का? जो उत्तम काव्य में कहा गया था कि वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम, कि भैया जहां पर व्यंग्य अर्थ की प्रधानता वाच्य अर्थ से अधिक न हो उसे गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। व्यंग्य में क्या कहा कि अब देखिए कि अतादृशी व्यंग्य, कि ऐसा नहीं होने पर व्यंग्य में कैसा? जहां वाच्य अर्थ से व्यंग्य की प्रधानता अधिक नहीं हो,
जहां वाक्य अर्थ ज्यादा सुंदर हो, किससे? व्यंग्य अर्थ से, उसको कहते हैं हम गुणीभूत व्यंग्य। और आपको ये लक्षण रट लेना है कि अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम, कि उसको मध्यम काव्य भी कहते हैं और गुणीभूत काव्य भी कहते हैं। उदाहरण दिया है, यथा ग्राम तरुणम तरुण्या नवमंजुल मंजरी सनातकरम पश्यन्त्या भवती मुव नेत्राम मलिना मुखच्छाया। अब देखिए, इसका जब हम वाच्यर्थ देखते हैं तो ग्राम तरुणम, गांव के तरुण को, तरुण्या तरुणी के द्वारा, गांव के युवक को युवती के द्वारा, नवबंजुल मंजरी सनातकरम, के नई नई जो बेंत की डाली ले रखी थी, उसने एक डाली तोड़ रखी थी और उसको यूं घुमाने लग रहा था, हाथ में डाली थी, तो नवबंजुल मंजरी सनातकरम, कि जिसके हाथ में एक डाली थी नई नई बेंत की, पश्यन्त्या भवती मुहुआ, कि बार बार उसको देखती हुई, पश्यन्त्या भवती देखती हुई, मुहुआ नेत्राम मलिना मुखच्छाया, कि उसके मुख की जो छाया थी वह अत्यंत मलिन हो गई। क्या बता रहे हैं? आचार्य मम्मट ने उदाहरण प्रस्तुत किया है ये, और यह जो उदाहरण है वो किसका है? मध्यम काव्य का, गुणीभूत व्यंग्य काव्य का। तो क्या कहा है? देखिए, ग्राम तरुणम तरुण्या, कि जो गांव का तरुण था, गांव में कोई एक तरुण था, और तरुण्या जो तरुणी थी, जो युवती थी, नवबंजुल मंजरी सनातकरम, जिस गांव के तरुण के हाथ में एक नई बेंत की डंडी लग रही थी, पश्यन्त्या भवती, उसे देखती हुई, मुहुआ बार बार, नितराम मलिना मुखच्छाया, उसके मुख की छाया क्या हो गई? मलिन हो गई। और देखिए, ये कहा गया है अत्र बंजुल लताग्रही, कि यहाँ बंजुल लताग्रह में दत्त संकेतान आगतायति, जिसने संकेत दिया था वह आई नहीं, व्यंग्यम गुणीभूतम, ये व्यंग्य क्या हो गया है? गुणीभूत हो गया है। तद अपेक्षया, और उसकी अपेक्षा वाच्यस्य एवं चमत्कारित्वात्, वाच्य अर्थ के चमत्कारी होने से। हुआ क्या कि कोई गांव में ऐसा प्रतीत हो रहा है, लड़का एक ही है, लड़कियां ज्यादा हैं उसमें, तो जो तरुणी हैं युवतियां ज्यादा हैं, युवक एक ही है। तो फिर क्या होता है कि अनेक युवतियां उसको चाहती हैं। तो इस श्लोक में ऐसा वर्णन है कि दत्त संकेता कहते हैं जिसने समय दिया होगा, संकेत दिया होगा मिलने का, लेकिन वह क्या गांव घर के कार्यों में व्यस्त हो गई, और व्यस्त हो गई तो क्या हुआ कि वह जो तरुण था वह वहां पहले पहुंच गया बंजुल लतागृह में, बेंत के लतागृह में, और वह जो युवती थी वह बाद में पहुंची, और वह डंडी तोड़ के व्यस्त है। और फिर क्या है, जब वह देखती है तो उसका मुख फीका पड़ जाता है। तो जो दत्त संकेता न आगता थी, कि जिसने संकेत दिया था वह वहां पर नहीं आई, यह तो क्या है? व्यंग्य है। लेकिन जो वाच्यार्थ है तो वो लेट पहुंची, देर से पहुंची, तो मिलने का जो समय था वो निकल चुका। तो फिर क्या है, उसके मुख की छाया बड़ी फीकी पड़ जाती है, और जो व्यंग्य है वह वाच्य से कम प्रभावशाली है। क्योंकि व्यंग्य तो क्या है, जिसने संकेत दिया था वह आई नहीं, यह व्यंग्य है, लेट आई, देर से आई। लेकिन जो वाच्य है वह बार बार जब उसको देख रही है युवक को, तो उसके चेहरे की जो छाया है वो मलिन हो गई है। तो ये क्या है? अत्यंत सुंदर है, और इसलिए यह गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उदाहरण है। तो ये हो गया आपका गुणीभूत व्यंग्य। और देखिए, एक होता है अधम काव्य, चित्र काव्य भी बोलते हैं, अवर काव्य भी बोलते हैं। तो इसमें ये लक्षण दिया गया है, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम, जिसमें शब्द होंगे, अर्थ होंगे, अव्यंग्यम जिसमें व्यंग्य नहीं होगा, अवरम स्मृतम, उस काव्य को अवर काव्य कहा जाता है।
शब्द देखिए, व्यंग्य से रहित शब्द चित्र और अर्थ चित्र अधम काव्य कहा गया है, जिसमें शब्दों की भरमार हो और अर्थों की भरमार हो लेकिन व्यंग्य नहीं हो, उसको कहते हैं विद्यार्थियों अधम काव्य, अवर काव्य। तो ये कहा शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तो अवरम स्मृतम, कि जिसमें व्यंग्य नहीं हो, शब्द चित्र हो, वाच्य चित्र हो, उसी को क्या कहते हैं, अवर काव्य कहते हैं। और देखिए इति काव्य प्रकाशे, इस प्रकार से काव्य प्रकाश में काव्य से प्रयोजन कारण स्वरूप विशेष निर्णयो, काव्य के प्रयोजन कारण और स्वरूप का विशेष निर्णय करने वाला प्रथम उल्लास यह उल्लास है। अर्थात ये है विद्यार्थियों, आज हमारा प्रथम उल्लास समाप्त हो गया। अब दूसरा उल्लास पढ़ेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरा उल्लास प्रारंभ हो गया है हमारा। और ये जो दूसरा उल्लास है, तो आपने जो काव्य का लक्षण पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, तद्दोषौ शब्दार्थौ। तो अब हम शब्द और अर्थ को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, शब्द और अर्थ को। तो देखिए इसी प्रसंग में यहाँ क्या कहा है, क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपम आह। आचार्य मम्मट कहते हैं क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपम आह, कि क्रम से शब्द और अर्थ के स्वरूप को कहते हैं। आचार्य मम्मट ने कहा कि भैया जो शब्द और अर्थ हैं जिनको काव्य कहा गया है, अब उन शब्द और अर्थ को कहते हैं। तो क्या कहा, स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा। क्या कहा विद्यार्थियों, स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा। क्या कहा, स्यात् हो सकते हैं, वाचक लाक्षणिक शब्दो अत्र व्यंजक त्रिधा, कि जो शब्द हैं वे तीन प्रकार के हो सकते हैं। यही कहा स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा, कि अत्र से तात्पर्य क्या है, अत्र इति काव्ये। अत्र से तात्पर्य क्या है, काव्य में तीन प्रकार के शब्द हो सकते हैं। कौन से, वाचक, लक्षक और व्यंजक। देखिए कौन से शब्द बताए, एक बताया वाचक, दूसरा बताया लाक्षणिक और तीसरा बताया व्यंजक। यही बताया विद्यार्थियों। और क्या कहा, देखिए स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा, कि वाचक और लाक्षणिक और व्यंजक ये तीन प्रकार के शब्द हो सकते हैं। अत्र से तात्पर्य क्या है, काव्य में। और एसाम स्वरूपम वक्ष्यते, इनके स्वरूप को कहेंगे। क्या कहा, एसाम स्वरूपम वक्ष्यते, ये जो तीन प्रकार के शब्द हैं उनको बतलाया जाएगा। इनके लक्षण क्या हैं, किसको कहते हैं। तो आपको ये याद कर लेना है कि स्याद्वाचको लाक्षणिकः व्यंजक शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा, कि ये जो वाचक, लक्षक और व्यंजक तीन प्रकार के शब्द होते हैं। और देखिए फिर इसकी वृत्ति है अत्र क्यों आया है, काव्य में। एसाम स्वरूपम वक्ष्यते, इनके स्वरूप को कहते हैं। और देखिए सूत्र फिर है कि वाच्यादयः तदर्थाः स्युः, कि वाच्यादय उनके अर्थ होते हैं। और वाच्यादि से मतलब क्या है, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य।
तो देखिए वाचक का जो अर्थ होता है, इनके जो अर्थ हैं विद्यार्थियों वे भी तीन ही होते हैं। एक तो क्या है वाच्य, दूसरा क्या है लक्ष्य और तीसरा क्या है व्यंग्य। वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। इसलिए तो देखिए क्या कहा, चादवाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा और वाच्यादय तदर्थास्यु। वाच्य आदि उनके अर्थ होते हैं क्योंकि शब्द के तीन भेद हैं और अर्थ के भी तीन भेद हैं। तो वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये लिखा हुआ है वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। और फिर देखिए क्या कहते हैं, तात्पर्य अर्थोपि केषुचित्, कि कुछ विद्वान ऐसे होते हैं भैया जो तात्पर्य अर्थ को भी मानते हैं। किसको मानते हैं? तात्पर्य अर्थ को मानते हैं। और तात्पर्य अर्थ को कौन मानते हैं? जो कुमारिल भट्ट आदि। क्या कहा? तात्पर्य अर्थ भी होता है, तात्पर्य अर्थोपि केषुचित्, कि भैया तात्पर्य अर्थ भी होता है। और तात्पर्य अर्थ कौन सा होता है? देखिए जैसे हम कहते हैं 4 बज गए और 4 बज गए, तो फिर क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अभिप्राय से अर्थ निकाल लेता है, तात्पर्य के अनुसार अपने अपने तात्पर्य के अनुसार अर्थ निकाल लेता है। कैसे? जैसे किसी को पशु लेकर के घर जाने तो उसका, किसी की छुट्टी होने वाली विद्यार्थी अपनी छुट्टी का, कोई अन्य कार्य करता है तो उसका, तो अपने अपने तात्पर्य के अनुसार वे अर्थ निकाल लेते हैं। इसलिए भैया जो मीमांसक हैं, मीमांसक ये मानते हैं कि एक तात्पर्य अर्थ और होता है। और इसलिए कहा तात्पर्य अर्थोपि केषुचित्, कि कुछ विद्वानों के मत में, और कुछ विद्वान कौन से हैं? मीमांसक हैं। और मीमांसकों में देखिए एक तो है, मीमांसकों में आप देखेंगे इनमें एक तो है कुमारिल भट्ट और एक है विद्यार्थियों प्रभाकर। ये दोनों गुरु चेला हैं भैया, ये गुरु हैं और ये चेला हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, तात्पर्य अर्थोपि केषुचित्, कि भैया एक तात्पर्य अर्थ और होता है। और कुछ विद्वान मानते हैं, कौन से विद्वान मानते हैं? जो मीमांसक हैं। तो यही कहा, देखिए आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम, के आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के वशीभूत वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम, जिनके स्वरूप कहे गए हैं, पदार्थानाम समन्वय, के उन पदार्थों का समन्वय हो जाने पर तात्पर्य अर्थ होता है विशेष वपुर, के वह विशेष शरीर वाला होता है। अपदार्थोपि वाक्यार्थः, पदों का अर्थ नहीं होने पर भी वह वाक्य का अर्थ होता है। समुल्लसति इति, जो उल्लसित होता है, उत्पन्न होता है। अभिहितान्वयवादिनां मतम, कि यह अभिहितान्वयवादियों का मत है। और अभिहितान्वयवाद जो सिद्धांत है वो किसका है? कुमारिल भट्ट का है। तो इसमें क्या है विद्यार्थियों, क्या कहा, आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात, कि आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के वशीभूत होकर के वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम, जो स्वरूप कहा गया है, पदार्थानाम समन्वय, पदार्थों का समन्वय हो जाने पर तात्पर्यार्थो विशेष वपुर अपदार्थोपि, कि वह तात्पर्य अर्थ होता है और जो अपदार्थ नहीं होता है फिर भी वाक्यार्थ समुल्लसति इति अभिहितान्वयवादिनां मतम, वाक्य का अर्थ उत्पन्न होता है। यह अभिहितान्वयवादियों का मत है। क्या कहा?
कि भैया ऐसा होता है कि तात्पर्य अर्थ होता है। तात्पर्य अर्थ कैसा होता है कि जैसे कोई किसी ने बात कही, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि 4 बज गए, तो अब उसमें 4 और बजने का अर्थ नहीं लेगा कोई। 4 बजने से अनुमान लगा लेगा कि विद्यालय की छुट्टी होने वाली है। तो ये तात्पर्य अर्थ कहलाता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तात्पर्य के अनुसार क्या करता है, उस अर्थ को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से ये क्या कहते हैं, उसमें वाक्य का अर्थ, जो वाक्य में पद होते हैं उनका अर्थ नहीं होता है, अपितु संपूर्ण वाक्य मिलकर के अपना अर्थ देता है। इसी को क्या कह देते हैं, अभिहितान्वयवाद। और देखिए, वाच्य एक वाक्यार्थ इति अन्विताभिधानवादिनः के वाच्य एक वाक्यार्थ, कि वाच्य अर्थ ही वाक्य का अर्थ होता है, यह अन्विताभिधानवादियों का मत है। एक तो है अभिहितान्वयवाद कुमारिल भट्ट का, और एक है अन्विताभिधानवाद, ये प्रभाकर का है। ये दोनों गुरु चेला थे और मीमांसा दर्शन को मानने वाले थे विद्यार्थी। तो देखिए क्या कहा गया है कि जिनका स्वरूप आगे, क्या कहते हैं, देखिए कि जिनका स्वरूप आगे कहा जाएगा, ऐसे पदार्थों का आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बल से परस्पर संबंध होने में पदों के प्रतीत होने वाला अर्थ न होने पर भी विशेष प्रकार का तात्पर्य रूप वाक्यार्थ प्रतीत होता है, और यह अभिहितान्वयवादियों का मत है। और फिर देखिए क्या कहते हैं, वाच्य का अर्थ ही वाक्य अर्थ होता है, यह अन्विताभिधानवादियों का मत है। तो देखिए विद्यार्थियों कि ये दोनों गुरु चेला थे। गुरु जी तो ये कहते हैं कि जो वाक्य अर्थ होता है वह पूरे वाक्य का अर्थ होता है, उसमें प्रत्येक पद का अर्थ नहीं होता है, और वे मिलकर के एक संपूर्ण वाक्य का अर्थ देते हैं। और ये जो प्रभाकर हैं, प्रभाकर ये कहते हैं कि वाच्य का जो अर्थ होता है वही वाक्य अर्थ होता है, अर्थात जो वाच्य अर्थ है वही वाक्य का अर्थ है। इस प्रकार से कहते हैं विद्यार्थियों। और ये क्या है, तात्पर्य अर्थ होते हैं। तो ये जो प्रभाकर हैं और कुमारिल भट्ट, ये दोनों क्या हैं, गुरु चेला थे विद्यार्थियों। और ये प्रभाकर गुरु की बात में कुछ न कुछ तर्क किया करते थे, गुरु के सिद्धांतों को नहीं मानते थे। लेकिन क्या है, एक बार क्या होता है, ये एक प्रसंग है विद्यार्थी, इसके अर्थ में नहीं लिखना है हमको। कि होता क्या है कि एक बार गुरुजी के प्राण शरीर को छोड़ देते हैं, और जब प्राण शरीर को छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है कि जांच की जाती है, लेकिन कुमारिल भट्ट के शरीर में तो प्राण थे ही नहीं। अब क्या है, ये प्रभाकर उत्कृष्ट विद्यार्थी थे, इसलिए प्रभाकर को ही आतिवाहिक पिंड का काम दिया जाता है। जब गुरुजी की जो क्रिया हो रही थी मरण के समय जो होती है पिंडदान आदि की, उसका काम किसको दिया गया, प्रभाकर को। लेकिन पहले जब गुरुजी पढ़ाते थे ये क्रिया होती है, वो प्रभाकर मानता ही नहीं था। तो क्या है, उसको दे देते हैं कार्य, और जब दे देते हैं तो वो संपूर्ण क्रिया करता है, और जब अर्थी को उठा करके चलने वाले होते हैं तभी क्या होता है विद्यार्थियों कि उसके शरीर में प्राण आ जाते हैं गुरुजी के, जो कुमारिल भट्ट थे। और जब शरीर में प्राण आ जाते हैं तब क्या होता है, जो गुरुजी कहते हैं, जब गुरुजी को ये पता चलता है कि जो आतिवाहिक पिंड की प्रक्रिया पूरी प्रभाकर ने की है, तो क्या कहते हैं कि अब तो मान ली। और क्या कहते हैं
कि जितम अस्माभिय, कि हे प्रभाकर तुम हमारे द्वारा जीत लिए गए हो। तो प्रभाकर क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, भगवान मृत्वाजितम, कि आप जीते तो सही लेकिन मर करके जीते। क्या कहा कि आप जीते तो सही लेकिन आप कैसे जीते हैं, मृत्यु पाकर के, मर करके जीते हैं आप। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य का प्रसंग आता है। तो देखिए अभिहितान्वयवाद तो कुमारिल भट्ट का मत है और अन्वयताभिधानवाद ये प्रभाकर का मत है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।